बुरे होकर भी यहाँ लोग भले लगते हैं। सही बात है, हकीकत है ये तो। बुरे होकर भी यहाँ लोग भले लगते हैं। हम ही अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे लगते हैं। मेरी आंखों को नहीं भाते ये मसनूई रंग। सही बात है। मेरी आंखों को नहीं भाते ये मसनूई रंग। तुझे लगते हैं ये अच्छे तो तुझे लगते हैं। तुझे लगते हैं। वाह वाह वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ यूथ एंड करंट सिनेरियो। आज जो शख्सियत हमारे साथ है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप भी जानते होंगे। उर्दू दा अगर आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, कहीं भी, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। अब तो यूट्यूब का चैनल भी माशाल्लाह बन गया है। इंस्टाग्राम पे जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन आवाज़ के मालिक आमिर भाई जब ये बात करेंगे और जब ये अशार सुनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज आमिर भाई के साथ बात करने वाले हैं यूथ एंड उर्दू शायरी के ऊपर। उर्दू शायरी नाम लेते ही, एक तो शायरी नाम लेते ही जो है यूथ इतना जल्दी अट्रैक्ट होता है शेर के तरफ, क्योंकि एक गागर में सागर भरने का काम करता है शेर। छोटी सी बात में बहुत बड़ी बड़ी बात कहने का काम करता है। यही बात हम जानना चाहेंगे आमिर भाई से, बात करेंगे आमिर भाई से, जानना ये चाहेंगे कि यूथ जो है शायरी की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो यूथ को शायरी की तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरी बात कि शायरी को कितने लेवल तक, किस लेवल तक यूथ लेकर के जा सकता है। हॉबी की तरह करना चाहे, शौकिया कलाम कहना चाहे तो कितना कह सकता है, और अगर प्रोफेशनल शायर बनना चाहे तो कैसे बन सकता है, या शायरा बनना चाहे तो कैसे बन सकती है। इनसे पहले हम आमिर भाई से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, आमिर भाई की ही जबानी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई तारीफ का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे। ये एक तरह से एक रस्म बन गया है हमारा, एक रिवाज बन गया है कि किसी भी गेस्ट से हम उसकी जबानी, उसका इंट्रोडक्शन छोटा सा जरूर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं आमिर भाई के इंट्रोडक्शन के साथ। जी आमिर भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थोड़ा सा टलता रहा वक्त, लेकिन माशाल्लाह मिल गया। शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मेरे तारुफ की बात है तो मुझे लगता है हर इंसान तारुफ का मोहताज होता है। अच्छा। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसको नहीं जानता। सही बात। तो उस शख्स के लिए जो नहीं जानता और जो जानता भी है वो बेहतर जान जाए। मेरा नाम आमिर अजहर खान है और मैं फिलहाल, लोग पेशे की सबसे पहले बात करते हैं तो मैं एज अ रेडियो जॉकी काम करता हूँ जी। और उसके अलावा जो ज्यादा रेलेवेंट है इस सब्जेक्ट से कि मैं उर्दू शायर हूँ, शायद इस लिहाज से कि कुछ शायरी कर लेता हूँ और कुछ लोग पसंद भी कर लेते हैं, कुछ सराहते हैं, तो मोहब्बत भी है, कुछ कोशिश है। और अब मैं तारुफ तो इतनी ही काफी है कि मैं उम्र वगैरह भी बता सकता हूँ। ये जो मोमेंट आता है सरकास्टिक, ये बेहतरीन है जी। तो जैसे आमिर भाई ने बताया कि थोड़ी बहुत शायरी कर लेते हैं, वो जो थोड़ी है वो हटा दिया जाए तो बहुत शायरी कर लेते हैं आमिर भाई, वो आपको पता चलेगा। शेर सुनेंगे भी हम आमिर भाई से। और जो बेहतरीन बात ये है, जो बेहतरीन बात है वो मैं थोड़ा सा जोड़ता जाऊं कि जो उर्दू दा पेज जो है आमिर भाई, जिसमें आवाज है आमिर भाई की, उर्दू दा पेज, उससे जो बेहतरीन काम होता है, तो शेर लिखना तो खैर अपनी एक अलग चीज है जो हम लोग करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उससे जो बेहतरीन शायर हैं या शायरा है उनको जो लोगों तक पहुंचाना है, ये बेहतरीन काम है एक उर्दू दां का। उर्दू दां से ये काम बड़ा बेहतरीन होता है। और बड़े बेहतरीन शायर मैंने खुद देखे हैं और शायरा देखी हैं जिनके अशार वहां से मुझे खुद पता चला पहली बार। तो ये बेहतरीन काम हो रहा है उर्दू दां से। आप जाइएगा इंस्टाग्राम पे, सर्च कीजिएगा उर्दू दां, आपको मिल जाएंगे। अब आमिर भाई हम लोग आगे चलते हैं। हमारा सवाल जो था वो ये था कि क्या होता है ऐसा, कौन सा पॉइंट है, क्या मोमेंट है यूथ के साथ, ऐसा क्या है कि वो शेर के तरफ, अशार के तरफ, शायरी की तरफ मुतवज्जो हो जाता है बहुत जल्दी मायल हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है उसके अंदर? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है ये कहना कि शेर आपको क्यों मुतवज्जो करता है। जानिसार अख्तर साहब का, जावेद अख्तर साहब के जो वालिद थे, उनका एक शेर है कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। अच्छा। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। तो शायरों ने खुद भी शायरी के हुस्न को लफ्जों में पिरोने की कोशिश की है। तो एक चीज जो मैं मानता हूँ वो यह है कि शेर जो होता है या पोइट्री जनरली किसी भी जबान की हो, जरूरी नहीं उर्दू की हो, वो उस जबान में इजहार का, कि कोई भी बात आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका बेहतरीन तरीका होता है। क्योंकि शेर जो है वो बहुत कम अल्फाज में बहुत बड़ी बात कहने की सकत रखता है। और बहुत कम शायर ऐसे गुजरे हैं, मतलब शायर तो खैर बहुत सारे गुजरे हैं, लेकिन जिनको वाकई में गालिब हुए, मीर हुए, ऐसे बहुत सारे शोरा हैं जिन्होंने इस फन को उसकी इंतहा तक पहुंचाया है कि जब आप उनका शेर पढ़ते हैं तो आपको लगता है
कि मेरे एहसास को अल्फाज यही लफ्ज है इस एहसास के लिए, बिल्कुल, वरना एहसास के कोई अल्फाज नहीं होते। तो ये बहुत एक कमाल है शायरी में, चाहे किसी जबान की शायरी हो। तो मुझे लगता है कि एक वजह है कि लोग मुतवज्जह होते हैं, और फिर एक रिद्म होती है, जाहिर सी बात है, और फनून लतीफा का हिस्सा है, आर्ट्स है जी। तो ये सब मुझे लगता है ये वजूहात है जी। जी, जैसे कि आपने बात बताई, वहां से एक पॉइंट मैं भी जोड़ता हूँ, वही हालात वाली बात कि आपके हालात और उनके जो अल्फाज हैं वो जब मिल जाते हैं तो फिर जुड़ जाता है। आपको लगता है कि ये मेरी बात है, गालिब का मिसरा है कि हर एक को यही लग रहा था कि गोया मेरी ही बात हो रही है, मेरे ज़हन में उसका निकल रहा है एग्जैक्ट मिसरा। तो मैं अगर ज़हन में आया तो बताऊंगा। तो ये खासियत है शायरी की। जी बिल्कुल बिल्कुल, शायरी की ये खासियत है कि आपको अल्फाज दे देती है जी, कहीं ना कहीं से ला करके वो जुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कभी कभी ना, हमारे साथ ऐसा भी होता है कि कोई शेर सुने हम और ऐसा पता चले कि ये हमारी जिंदगी के इस वाले मोमेंट पर तो नहीं है, लेकिन किसी मोमेंट पर जो पीछे गुजर चुका है या फिर आगे हो सकता है ये ऐसा हो, तो उस पे भी जुड़ जाता है वो। डेफिनेटली है ना, उस पे भी हो जाता है। तो ये एक बड़ा नॉस्टैल्जिया एक ऐसा पहलू है जो अक्सर एड्रेस नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से जो है वो यूथ की भी बात करें या फिर यूथ की ना भी बात करें, तो किसी भी उम्र का आदमी और जो थोड़ा बहुत भी अक्ल फहम रखता है वो शायरी से जुड़ना चाहता है या जुड़ सकता है, बहुत जल्दी जुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि ये शेर से ना पूछें कि शेर क्यों हसीन है, ये तो उससे पूछें कि वो दीवाना क्यों हो रहा है। तो दीवाने से पूछा जाएगा ना। बिल्कुल ये ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने कि शेर से ना पूछें, दीवाने से पूछें, जो सुन रहा है उससे पूछें। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताई। अब आमिर भाई इसको थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, कि हमारा जो क्वेश्चन होता है उसके तरफ पढ़ते हैं कि एक नौजवान शायर बनना चाह रहा है या बनना नहीं भी चाह रहा है तो शेर लिखना चाह रहा है, शौकिया कुछ आता है और लिख लेता है ना। तो शौकिया हम लोग भी शौकिया ही शुरू किए थे। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी शौकिया ही शुरू किया था। शौकिया कुछ आया लिख लिया, पहले तो पढ़ा बहुत, फिर कुछ आया लिख लिया, फिर पता चला कि इसके कुछ होते भी हैं मीटर वीटर, तो वो सीखा, फिर उसके बाद कुछ कहने किया भी, हाँ कुछ रूल्स हैं, तो उसको जो है सीखा और आगे बढ़ते गए। तो अगर हम लोग शायर एक नौजवान शायर बनना चाहता है। आप अच्छे शायर हैं। अरे मैंने आपका कलाम मुझे पसंद है। बहुत शुक्रिया। तो एक नौजवान अगर शायरी करता है तो शौकिया तौर पर वो कितना बड़ा कर सकता है या कैसे कर सकता है, और अगर प्रोफेशनली कुछ बड़ा करना चाहे, प्रोफेशनल शायर बनना चाहिए जैसे आजकल लोग हैं, है ना, तो उस लेवल तक जाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है? तो शौकिया कैसे कर सकता है या कितना लेवल तक जा सकता है, और प्रोफेशनली कैसे कर सकता है या कितना लेवल तक जा सकता है? बड़ा लतीफ पहलू है आपके सवाल का, क्योंकि मुझे लगता है कि शायरी एक ऐसी चीज है, मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इसका कोई ऐसा यूटिलिटी नहीं है, ये किसी काम के लिए नहीं हो रही, इससे किसी का पेट नहीं भर रहा, ये एक आप लुत्फ ले रहे हैं इस चीज का। तो प्रोफेशन पे मैं आऊंगा कि इसको एज अ प्रोफेशन, लोग प्रोफेशनल शायर क्या होता है अपने आप में एक मुअम्मा एक चीज है। तो वो एक बात उस पर मैं आऊंगा। शायरी अपने आप में मुझे लगता है कि मैं भी अगर बात करूं अपने तजुर्बे से ही मैं बता सकता हूं कि मैं शायद 6th स्टैंडर्ड में था जब पहली बार मैंने इंग्लिश में कुछ लिखने की कोशिश की। अरे वाह। उसके बाद फिर मैं वो स्कूल में कभी कभी सुनाता भी था, ये सिलसिला चलता रहा। 11th तक मैं इंग्लिश में ही कहता था। उसके बाद 11th में मैंने पहली बार गजलें मैंने सुनी थी पहले, और जगजीत सिंह की आवाज में सुनी थी, गालिब का पूरा जो एल्बम है वो सुना था। पहली बार मैंने एक किताब पढ़ी, दिल्ली की आखिरी शमा, हमारे निसाब में थी, और उसमें बहुत सारे शोरा का जिक्र था। एक पूरी कहानी है, आप चाहें तो वो किताब बड़ी अच्छी पढ़ सकते हैं, जो लोग सुन भी रहे। उसमें मैंने पहली बार देखा दिल्ली की आखिरी शमा, दिल्ली की आखिरी शमा, मुसन्निफ फरतुल्लाह बेग। तो इस किताब से मैंने पहली बार शेर को लिखा हुआ देखा। अच्छा। कि ये किस शक्ल में होता है। अच्छा। तो फिर मुझे भी ख्याल आया कि मैं भी कोशिश करूं, और वो तब आजमाई आज तक चल रही है, जिंदगी भर चलती रहेगी। उसके बाद मुझे एक अरसे तक नहीं पता था कि बहर क्या होती है, जिसको आसान ज़बान में कहें मीटर क्या होता है। ठीक है, तो लोग अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि भाई बहर सीखना क्यों जरूरी है, आप शेर कहते हैं तो इसी तरह क्यों कहें, ये रूल्स क्यों फॉलो करने हैं मुझे? क्योंकि मैं समझता हूँ, एक शायर साहब ने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया था कि कुछ चीजें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जी। एक चीज से दूसरी चीज कंपेयर करने के लिए वो दोनों एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अगर फॉलो करेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि आज के हैं जी। जब आप कोई शेर कहते हैं और जो बहर में होता है, तो वो शेर उस सिलसिले का हिस्सा होता है जो पिछले शायद पता नहीं कम से कम उर्दू शायरी की अगर बात करें तो 600-700 साल से चल रहा है जी। उसी जमीन में कितने लोगों ने शेर कहा होगा, तो वो एक सिलसिला है जो बन जाता है। तो एक चीज तो ये, दूसरा ये कि ये जो बहर है ये हर आर्ट में एक क्राफ्ट होता है जी। वो क्राफ्ट सीखना बहुत जरूरी है। आप गाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आप प्रयास करना नहीं चाहते या आप कोई उस्ताद नहीं करना चाहते, जी जी जी, तो आप वो क्राफ्ट कभी नहीं सीख पाएंगे। आप सिर्फ आर्ट ही आर्ट में लगे रहेंगे। आप अपनी डायरी में लिखी हुई चीजों को आप कहेंगे ये मेरा आर्ट जी, जबकि दुनिया ये समझेगी कि ये तो आपकी रात में किसी मतलब गोशा नशीनी का आपका कोई आलम है रहा और उसमें आपने कुछ लिख दिया। बस बस। लेकिन क्राफ्ट जब आप सीखेंगे तो आप उस स्टैंडर्ड से जुड़ जाएंगे जिस स्टैंडर्ड में बड़े बड़े नाम हैं, और फिर उस सिलसिले में आपका नाम गिना जाएगा। तो एक मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कोई भी चीज के रूल्स क्यों सीखें। बिल्कुल सही बात बताई। तो इसको थोड़ा सा और इलाबरेट अगर करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, इलाबरेट ना करके एक्सटेंड करें अगर, कि एक आदमी शौकिया किस लेवल तक शायरी कर सकता है, और वही बात कि प्रोफेशनल करना चाहे तो ये प्रोफेशनल होता है क्या है शायर, जैसे आपने बताया क्या होता है। और शौकिया लेवल पर सबसे पहला सवाल मेरा कि शौकिया लेवल पर एक आदमी शायरी कैसे कर सकता है, कितने दिन तक कर सकता है, कैसे कर सकता है? मुझे लगता है जिस लम्हा आपको ये ख्याल आता है कि मैं ये शेर किसी को सुनाना चाहता हूँ, जी जी, वो काम प्रोफेशनल हो चुका, आप प्रोफेशन में आ गए जी। क्योंकि अगर आपको अपने लिए शौकिया करना था तो आपको अपने अकेले कमरे में कर सकते थे। बिल्कुल। तो आप दोस्त को सुनाएंगे, फिर कभी आपको कोई मौका मिलेगा तो आप किसी महफिल में सुनाएंगे। अब तो ओपन माइक्स होते हैं और भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां आप उम्मीद करने लगेंगे कि मेरा कलाम जो है वो वहां मैं सुना सकूं। तो कोई ऐसा तरीका मिले कोई कि मैं वहां अपना कलाम जो है मैं जाके सुना दूं। तो प्रोफेशनली तो आप करने लगे। प्रोफेशनल तो एटीट्यूड होता है ना कि आप किसी भी चीज को लेके, हाँ जो बात आप कह रहे हैं कि जरिया मार्च से अगर वो जुड़ जाए कि मैं चाहता हूं कि मेरे शेर से मैं कुछ कमाई करने लगूं, तो एक जो कॉमनली रहा है, जैसे मेरे ज़हन में साहिर लुधियानवी साहब का की मिसाल आ रही है कि वो शायर थे अपने आप में, मतलब लिरिसिस्ट जो थे उसके अलावा भी वो शायर थे। वो अपना कलाम मुशायरों में भी पढ़ते थे अलग अलग जगहों पे, लेकिन उन्होंने जो कलाम बॉलीवुड में लिखा वो शायद उन्होंने खुद भी, मैंने ये पढ़ा है कि उन्होंने अपनी शायरी का हिस्सा नहीं माना उसको, लेकिन क्योंकि वो कमर्शियल राइटिंग थी, वो एक पैसे कमाने का तरीका था, ऐसी बात है। एक रिक्वायरमेंट जब पैदा होगी कि आप एक मूवी है, वहां गाना है, वहां एक सिंगर है, म्यूजिक है, अब वहां लिरिक्स भी चाहिए, तो वो लिरिक्स लिखने वाला सबसे अच्छा आदमी कौन हो सकता है? सही बात, शायर ही होगा। शकील बदायूनी होंगे, कोई खयाम साहब जो म्यूजिक है वो जब दे रहे होंगे तो कोई ना कोई अच्छा शायर लिखेगा ना। तो जब वो शायर लिखेगा उसको उसके पैसे मिलेंगे। तो एक प्रोफेशनल उससे मतलब पैसे कमाने का तरीका तो एक ही हो सकता है। दूसरा आजकल ये हो रहा है कि कई सारे इवेंट्स होते हैं, तो जब आप उसको एज एन इवेंट देखेंगे कि ये टिकटेड इवेंट है और आपका कलाम इतना अच्छा है, मसलन आपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है और वहां पे उसको इतने व्यूज आए हुए हैं, उतने लाइक्स मिल रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं आपको सुनना, तो फिर एक्सक्लूसिवली आपको सुनने के वो टिकट खरीद सकते हैं। तो जब टिकट खरीदेंगे तो उस टिकट का कुछ हिस्सा आपके पास भी आएगा। तो वो भी एक तरीका होता है। लेकिन मुझे लगता है जब आप अप्रोच करें शायरी को तो आप इस तरह मत अप्रोच करें कि मुझे एक दिन जाके किसी स्टेज पे खड़े होकर टिकट बेचना है। सबसे पहले आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं सीखने के लिए। उस्ताद भी आपको अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं। मेरा अपना जो पेज है उर्दू दान, उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा कलाम जो है वो लोगों को सुना सकूं, क्योंकि आजकल पढ़ने लिखने का जमाना जो है वो सैडली कम हो रहा है। लोग सिर्फ देखना और सुनना पसंद करते हैं, तो वो सुन लेते हैं। तो एक तरीका यह है कि आप उस पर सुनते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें और फिर मश्क करें, मेहनत करें। फिर आपका शेर अगर अच्छा होगा आपको खुद समझ में आएगा कि यार मैं अब ऐसा शेर कह रहा हूँ कि वो कोई बात होती है। शेर क्या होता है? सही बात है, कोई अच्छी सी कोई लतीफ बात होगी, अजब तरीके से लिखी हुई, वो एकदम तो वो आपको टच करेगी। जैसे एक शायर का मुझे शेर याद आ रहा है कि जवाद साहब हमारे दोस्त भी हैं, अर्ज करते हैं कि क्या है जो हो गया हूं मैं थोड़ा बहुत खराब, क्या है जो हो गया हूं मैं थोड़ा बहुत खराब, थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए। क्या अब ये बड़ी सादा सी बात है, लेकिन शायर ने कही है तो उसका अंदाज है। आप इसको बार बार सोचते रहेंगे यार क्या कहा है, किस अंदाज में कहा है। जवाद शेख साहब हैं, पोर्चुगल में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अगर अपना इंस्पिरेशन बनाएंगे तो आप, मुझे लगता है, शायरी में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और उससे पहले एक बात, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक बात जो जहन में आती जा रही है, सबसे पहले आप खुद से पूछें कि आप शायरी क्यों करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है। बिल्कुल, क्योंकि शौहरत पाने के और भी तरीके हैं, आसान तरीके हैं। सही बात है, शायरी आसान नहीं है। शायरी आसान नहीं है जी, सही बात है। अच्छा, इसमें मेरे ज़हन में एक सवाल अलग से आ रहा है। जी बताइए। वो आ रहा है ये कि जैसे आपने कहा शायरी आसान नहीं है, लेकिन क्या होता है हमारा यूथ जैसे ही शेर की तरफ बढ़ता है ना, एकदम से समझता है मैंने जो लिखा वो शेर, मैंने जो लिखा वो सब शेर। तो यूथ अभी आने वाला कैसे फर्क करे कि ये शेर है, ये शेर नहीं है?
ये जो कहा जा रहा है वो शेर के मायार पर उतर रहा है, ये जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल बकवास है, ये इसको शेर मत कहो। ये वाला शायर जो लिखा है वो शेर है, और ये वाला जो शायर लिख रहा है वो अपनी मनगढ़ंत बातें लिख रहा है। ये कैसे पहचाने भाई? किसी भी आर्ट फॉर्म में, लिटरेचर में खास तौर से, आप थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं जी। तो आपके पास मसलन उर्दू शायरी में आपके पास वली हैं, आपके पास मीर हैं, ये लोग हैं। तो अगर आप वाकई शायरी लिखना चाहते हैं या सिर्फ शौकिया आप पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो पहले आप वहां जाइए जहां ये पहली बार कहा गया था। उससे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, आपको पता चलेगा कि ये शायरी वाकई होती क्या है हमारे बड़े बुजुर्गों ने, क्योंकि एक रिवायती चीज है, ये चली आ रही है बहुत एक जमानों से, जो मैंने पहले भी अर्ज किया। तो आप जब वो पढ़ेंगे, थोड़ा क्लासिकी कलाम पढ़ेंगे, चाहे वो गालिब का हो, चाहे मीर का हो, चाहे बहुत सारे आतिश का हो, नासिक का हो, सौदा का हो, रफी का, कोई भी कलाम हो, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाजा होगा कि शायरी एग्जैक्टली है क्या। ये सारी चीजें जब आप फिर उसको बहर से और तरतीब से बाकायदा समझेंगे तो वो आपका एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, उससे आप आज की शायरी को नाप सकते हैं। जब आप उसको नाप पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये शख्स जो कह रहा है वाकई शायरी है या नहीं है। क्योंकि एक कहने वाले ये भी कहें, एक शेर मुझे याद आ गया कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तो यही फर्क समझने में कि या ये अच्छा बुरा तो दूर की बात है, जी जी, ये है कि शेर भी है जी, बिल्कुल। और मैं खासतौर से क्योंकि उर्दू की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी बहर की और इन चीजों की बातें कर रहा हूँ। हिंदी पोएट्री भी है, और इवन उर्दू पोएट्री में भी सिर्फ गजल नहीं है। जी जी जी, उर्दू पोएट्री में आपके पास बहुत सारे असनाफ हैं, आपके पास नज्म भी है। आप तो मॉडर्न जो फ्री वर्ड्स जो आ गई है, जिसको गैर पाबंद नज्म भी कहते हैं, उसमें आपको इतनी पाबंदी भी नहीं करनी, उसमें तवाज़ नहीं कर सकते। हाँ, इसमें आप अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहर नहीं सीखना चाहता, तो आप नज्म ही लिखना चाहते हैं, और आप नज्म में भी, आजाद नज्म में भी पाबंदियां होती हैं, तो आप वो भी नहीं करना चाहते, तो आप जो लिखे फिर वही कहें कि ये है। ये मत कहें कि आपने शायरी हो गई, कुछ कह दिया और आप कह रहे हैं ये तो गजल है, आप एक गजल सुनिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गलती मैंने कई सारे, अब वो गलती होती भी नहीं है, पता नहीं होता, वही मसला है, पता नहीं होता। आपने एक बड़ी बेहतरीन बात बताई, कंपेयर करने के लिए पीछे की चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो एक चीज मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि जो हम लोग, जो हमारे जैसे जनरेशन, हमारे जैसे लोग जब नया नया जुड़ते हैं, तो हमसे, हमारे साथ क्या होता है, नए नए जो लोग कहने वाले हैं उनके साथ, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के उन्हीं के जैसे शेर कहने लगते हैं। सही बात। जबकि हमारे साथ होना क्या चाहिए कि नए शायरों से तो ये तो जैसे जरिया है। जैसे कि एक मुशायरा याद आ रहा है मुझे, जिसमें मनोहर राणा साहब ने एक बात बताई थी कि ये जो अपने कुमार विश्वास साहब उसमें निजामत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कुमार विश्वास एक पुल है जो हिंदी जानने वालों को उर्दू शायर से मिला रहा है। सही बात है। तो ये जो नए, मुझे भी यही लगता है कि ये जो नए जो हम लोग हैं, ये हम सिर्फ पुल हैं जो नए आने वालों को शायद किसी पुराने से बहुत अच्छी बात कही आपने। ये शायद पुल बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो हमारे लिए कोई दूसरा पुल है, हम किसी और के लिए पुल हैं। तो ये पुल हैं जो पीछे के शायर तक ले जाने की कोशिश करें। तो एक शायर की भी शायद जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे शायर से उसको मिलाए। हाँ, आप अपने अशार सुनाइए, कोई रोक नहीं रहा है, वो सुनेगा, जाहिर से सुनेगा, लेकिन उसको ये भी बताएं एज अ शायर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उससे ये बताएं कि ये जो शेर है, मेरा जो शेर है, इससे भी बेहतरीन शेर ये है। सही, बहुत मुश्किल होगा वैसे। हाँ, बहुत मुश्किल होगा, एक शायर ये नहीं करेगा, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ताकि शेर क्या होता है वो लोगों के समझ में आए। सही, ये पॉइंट था जो मैं जोड़ते चला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बहुत ही बेहतरीन बातें हम लोगों ने की, और बहुत बेहतरीन बातें पता चली। मैं बताते चलूं, जैसे आमिर भाई ने कहा, बहुत ज्यादा क्राफ्ट पे जोर दे रहे हैं आमिर भाई, तो उर्दू दाएं के पेज से ही बहर की अक्ल फहम थोड़ी सी दां फोल्ड के पेज से, हाँ, हमने एक्चुअली उसका एक सबसेट बना दिया है। तो पहले हम उर्दू दान भी कर रहे थे, बहुत सारा काम एक ही जगह पे करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब एक छोटी सी टीम है हमारी, उसमें एक बहर एक्सपर्ट भी हैं। अब तो रिसेंटली मैं बताना चाहूँ कि रेख्ता ने लॉन्च किया है तख्ती का एक सिस्टम, तो आप उसमें भी जाके सर्च कर सकते हैं, उसमें काफिए का ये सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन मैं जो अपनी जात से जो कर रहा हूँ वो ये है कि उसमें लोगों को एक, जैसे हम कंपटीशन रखते हैं, एक मिसरा देते हैं, मसलन एक तरह ही मिसरा, उस मिसरे एक तरीका होता है जो मुझे लगता है उर्दू से अगर वाकिफ है तो मिसरे से भी वाकिफ होंगे। तो मिसरे को आप फिर उसको लेके आप अपने शेर कहते हैं, और फिर उसका एक कंपटीशन होता है, जिसका अच्छा सबसे होता है उसको फिर हम कुछ फीचर कर देते हैं, उसकी गजल को उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, हमारा पेज दान फोल्ड के नाम से है, DANFOLD, और उसमें और भी शौरा के हम कलाम डालते रहते हैं। जैसे आज रिसेंटली में इरफान सिद्दीकी साहब का कलाम था। तो ऐसे बड़े शौरा का जब आप कलाम सुनते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। मैं खुद बहुत सीखता हूँ, मुझे लगता है ये करने में मुझे एक फायदा ये होता है कि अच्छे लोगों को पढ़ने को मिल जाता है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। और हाँ, एक और बात हम करते चले कि दा फोल्ड की टीम से ही
उर्दू सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके 3 बैचेस हो चुके हैं, और इसलिए मुझे पता है कि मैंने ही सिखाया है। तो ये एक अच्छा काम है कि उर्दू सीखने वाले, मतलब जिसको उर्दू लिखने नहीं आता है ना, वो स्क्रिप्ट, उर्दू की स्क्रिप्ट क्या होता है, उर्दू जिस जबान को आप पढ़ते हैं उसी जबान में पढ़ें तो वो एक अलग लुत्फ मिलता है। बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूँ, मैं असल सारी चीजें मुझे याद रहती भी नहीं है और तरतीब से, क्योंकि जहन में है भी नहीं। तो ये बात मुझे बतानी चाहिए कि दो उसमें कोर्सेज हैं जो हमने अभी रिसेंटली शुरू किए हैं। उसमें से एक कोर्स जो है वो औरंगजेबी पढ़ा रहे हैं, उर्दू स्क्रिप्ट का, जो कि मैं उस तरफ अभी बढ़ना इसलिए भी थोड़ा नहीं चाह रहा था क्योंकि फिर मैं वो दूसरी समत में चला जाऊंगा। उर्दू स्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी जबान को उसके मुकम्मल तरीके से सीखना चाहिए। आप इंग्लिश भी सीखते हैं तो आप ये तो नहीं सीखते कि मैं बोलना सीख लूं लेकिन लिखना पढ़ना कभी ना सीखूं। तो ये बहुत जरूरी है एक जबान की, मुझे लगता है बेहुरमती है कि आप उस जबान को सिर्फ आप बोलते हैं और फिर कभी उसकी स्क्रिप्ट नहीं सीखते, क्योंकि ओरिजिनली वो उसी स्क्रिप्ट में, तो वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट औरंगजेब सिखाते हैं। और आप हमारे ही पेज पे आइए, वहां से भी आपको औरंगजेब मिल जाएंगे, यहाँ से तो आपको मिलते ही रहते हैं। उसमें बहर की भी एक क्लास होती है, वो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, दाफुल की टीम और उर्दू दां के पेज पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने आज सीखी हैं आमिर भाई से। इससे पहले कि हम आमिर भाई से इनके कुछ अशार सुने, हम आमिर भाई से ये जानना चाहेंगे कि आपसे अगर कोई कुछ सीखना चाहे तो एक तो है उर्दू दां के फुल की टीम, दाफुल की टीम, उर्दू दां की टीम आपसे कांटेक्ट में कर सकती है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उसका लिंक जो है बिल्कुल जरूर दीजिएगा। तो ये कांटेक्ट का जरिया बन जाएगा आपके लिए, जो कोई भी कुछ सीखना चाहे, दाफुल की टीम, उर्दू दां की टीम, ये आमिर भाई के से आपको कांटेक्ट हो जाएगा या टीम से कांटेक्ट हो जाएगा। और आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको कांटेक्ट करवा सकता हूं अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो। अब हम आमिर भाई से सुनना चाहेंगे इनके कुछ अशआर। जी, ये आपने जिम्मेदारी वाला काम दे दिया है। आप निकाल भी सकते हैं, देख के भी पढ़ सकते हैं, याद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि याद करूँ आज। हालांकि कलाम मुझे बहुत अच्छे से याद तो ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन एक गजल के चंद अशआर देखिए कि बुरे होकर भी यहाँ लोग भले लगते हैं। सही बात है, हकीकत है ये तो। बुरे होकर भी यहाँ लोग भले लगते हैं। हम ही अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे लगते हैं। हम ही अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे लगते हैं। बुरे हैं तो बुरे लगते हैं। मेरी आंखों को नहीं भाते ये मसनूई रंग। सही बात है। मेरी आंखों को नहीं भाते ये मसनूई रंग। तुझे लगते हैं ये अच्छे तो तुझे लगते हैं। तुझे लगते हैं, वाह 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 वाह, तुझे लगते हैं। और सही बात है। खिले होंगे किसी सुल्तान के लिए शाख पे फूल। खिले होंगे किसी सुल्तान के लिए शाख पे फूल। यहाँ गुलदान में तो तेरे लिए लगते हैं। यहाँ, बहुत शुक्रिया, यहाँ गुलदान में तो तेरे लिए लगते हैं। और एक शेर देखें नाजुक सा कि यहाँ गुलदान में तो तेरे लिए लगते हैं। वही लम्हात जो कम ही से बहुत होते हैं। वही लम्हात जो कम ही से बहुत होते हैं। वही लम्हात बहुत हों तो बुरे लगते हैं। जैसे ये लम्हात है, क्या कहने हैं, क्या कहने। वही लम्हात बहुत हों तो बुरे लगते हैं। मख्ता है कि कभी आमिर को बिना देखे गुजर जाते हैं। आपसे कह रहा हूँ मैं। जी जी, नहीं मैं नहीं गुजरता। कभी आमिर को बिना देखे गुजर जाते हैं। कभी लगता है बड़े देखे हुए लगते हैं। क्या कहने हैं यार, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। कभी लगता है कि देखे हुए लगते हैं। क्या कहने हैं। और इन्हीं अशार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे किसी अगले सेशन में किसी अगले यूथ के साथ जो अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर रहा है या कर रही है। आप अगर किसी को ऐसा जानते हैं जो अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहा है या कर रही है तो हमें मिलवाइए। आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया, आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। माशाल्लाह ये पेज इतना अच्छा चल रहा है, मेरी दुआ है कि फले फूले और बहुत आगे जाए और आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लोगों से रूशनास करवा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है। बहुत शुक्रिया, बहुत अजीम काम। ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे और आप तक उन शख्सियात को लेकर के आते रहेंगे जो अपने फील्ड में, उन यूथ को लेकर के आते रहेंगे। हमारा स्पेशल पर्पस है यूथ को लेकर के आना। मुझे क्यों ले आए फिर आप? हम आपको इसलिए लिया है कि हम आपको यूथ मानते हैं। आप नहीं मानते। ठीक है। तो इसी तरह लेके आते रहेंगे। आप किसी को जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जुगाफ इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। सबका लिंक आपको अबाउट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं फिर अगले सेशन में किसी अगले यूथ के साथ, किसी अगले टॉपिक पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।